हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की बिजनेस शुरू करते हैं। सबसे पहली है पीवीआर की। पीवीआर ने कहा है जितनी भी मूवीज ओटीटी पे रिलीज हुई है, ओटीटी का मतलब नेटफ्लिक्स, amazon प्राइम, जो भी ये प्लेटफॉर्म्स है उनके ऊपर रिलीज हुई है, वो हमारे पास नहीं आएगी। बेसिकली बहुत सारी मूवीज थी जो कि रिलीज होनी थी पर लॉकडाउन के चक्कर में वो रिलीज नहीं हो पाई और बहुत सारे प्रोड्यूसर्स ने लोन ले रखे होते हैं। मूवी रिलीज होगी, वहां से पैसा कमाएंगे, तो जैसे जैसे टाइम बीतता है तो वैसे वैसे लोन का इंटरेस्ट भी बढ़ता है, तो वो भी ज्यादा डिले नहीं करना चाहते थे। इस चक्कर में बहुत सारी मूवीज ओटीटी पे रिलीज होनी शुरू हो गई। पीवीआर ने कहा कि भाई अब हम उन मूवीज को अपने पास नहीं दिखाएंगे और 90 दिन का कैप रखेंगे कि कोई भी मूवी हमारे पास आती है 90 दिन तक कोई भी ओटीटी पे वो नहीं जाएगी। पीवीआर ने साथ में ये भी शर्त रखी है जितनी मूवीज हमारे पास आएगी वो 8 हफ्ते तक किसी भी ओटीटी पे नहीं जा सकती। इससे पहले जियो भी चाह रहा था कि जियो सिनेमा के ऊपर डायरेक्टली मूवीज को रिलीज किया जाए, पर आप बताओ क्या आप इस चीज़ के साथ में हो या फिर नहीं हो? मूवीज सिनेमा हॉल में रिलीज ही ना हो, सीधा ओटीटी पे हो, क्योंकि ओटीटी पे बहुत प्रिविलेज मिलती है। बहुत सारा ऐसा कंटेंट ओटीटी पे आ सकता है जो कि सिनेमा हॉल्स में नहीं आता। इसके चक्कर में डायरेक्टर को, राइटर को, एक्टर को भी बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिलती है। यूएस की कंपनी इजी जेट ने कहा कि 90 लाख कस्टमर्स का डेटा लीक हो गया साइबर अटैक की वजह से। बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर आप आने वाले टाइम में देखो, पिछले 2-3 महीने के अंदर बहुत सारी कंपनियों का बहुत सारा डेटा लीक हुआ है। अगली खबर जियो की है। उन्होंने जनरल अटलांटिक से डील हो गई है। उन्होंने भी 1.5% के आसपास अपना स्टेक वहां पे भी निकाल दिया है। चौथी डील है पिछले कुछ टाइम के अंदर। तो मुझे लग रहा है कि भाई मुकेश अंबानी ने जो कहा था इस साल के एंड तक हम डेट फ्री हो जाएंगे, वो डेट फ्री सही में हो जाएंगे। सत्य नडेला ने एक बात बोली है कि जितने भी लोग वर्क फ्रॉम होम से काम कर रहे हैं वो एम्प्लॉयज को डैमेज करेंगे। मुझे भी पर्सनली लगता है, मैं ऑफिस वापसी आ गया, पर जब मैं घर पे बैठ के काम कर रहा था तो मेरी प्रोडक्टिविटी बहुत डाउन थी। अब मैं जब ऑफिस में आना शुरू हुआ हूं तो स्टार्टिंग के कुछ दिन तो मैं प्रोडक्टिव रह ही नहीं पा रहा था। जो मेरी किसी टाइम की प्रोडक्टिविटी होती थी, मेरे को लगता था कि मैं आऊंगा और सीधा वैसे शुरू कर दूंगा, मैं नहीं कर पा रहा था। अब जिन लोगों ने ज्वाइन करी अपनी कंपनी, वो मुझे बताओ क्या आप वैसे उस तरीके से रीज्वाइन कर पा रहे हो? बहुत सारी कंपनीज ने यह भी कह दिया कि अगर हमारे एम्प्लॉयज घर से काम करना चाहते हैं तो वो घर से काम करें। आपको लगता है कि घर से उतनी प्रोडक्टिविटी निकल पाती है? पर कई लोगों का ऐसा कहना था कि भाई घर पे हम जहां 8 घंटे काम करते थे आज 10 घंटे काम कर रहे हैं। पर कई लोगों के साथ बहुत उल्टा भी हो रहा है। ये ऑडियो मैं बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूं सिर्फ आपको बताने के लिए। लाइक करो अभी के अभी। कुछ टाइम पहले गवर्नमेंट ने कहा था कि भाई आप अपने एम्प्लॉयज की सैलरी नहीं काट सकते। अब सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंची और गवर्नमेंट मान गई कि भाई अब ठीक है, आप काट सकते हो, क्योंकि भाई बहुत सारी कंपनियां बंद होने वाली है। बहुत बुरा हाल चल रहा है इस टाइम। और अभी लॉकडाउन, ये जो वायरस बढ़ रहा है ना, जिस तरीके से हो रहा है, उस हिसाब से लग रहा है कि अभी कहानी बहुत ज़्यादा बुरी होने वाली है। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि क्या क्या होने वाला है, किस किस कम जगह की क्या क्या प्रिडिक्शंस आ रही है कि हमारी इकोनॉमिक डाउनफॉल कितना होगा, स्टार्टअप्स का क्या बुरा हाल होगा, आगे बताऊंगा मैं आपको। अगली खबर है एयरटेल की। एयरटेल ने 5200 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया है। अब लॉस रिपोर्ट करने के बाद भी शेयर मार्केट में अगर आप देखोगे एक जबरदस्त उछाल मारा है। अब कई लोग कहेंगे भाई उछाल कैसे मारा लॉस डिक्लेयर करने पे? क्योंकि जो इनका एवरेज रेवेन्यू पर कस्टमर था वो जियो से भी ज्यादा हो गया। 154 रुपीज हो गया पर कस्टमर। आप ईमानदारी से बताओ, मुझे तो पर्सनली लगता है ये जियो के आने के बाद, हम सोचते हैं ना सब कुछ फ्री हो गया, जियो के आने से पहले आप मंथली कितना रुपए खर्च करते थे अपने फोन के ऊपर? मैं ज्यादा खर्चा नहीं करता था, ईमानदारी से बताऊं। मैं आज भी उतनी कॉल्स नहीं करता। हाँ, वाईफाई यूज कर लेता हूं, वो भी वाईफाई यूज करता हूं, फोन का इंटरनेट यूज नहीं करता। तो रिचार्ज मैं वही वाला करा के रखूंगा, अनलिमिटेड वाला, पर लॉजिकली मैं उतना यूज ही नहीं कर रहा हूं। जहां मैं पहले 50-60 रुपए महीने के अंदर सरवाइव कर सकता था, पर आज मुझे फालतू का 200 रुपए का रिचार्ज कराना पड़ता है। वरना अगर मैं रिचार्ज नहीं कराऊंगा तो मुझे वो सर्वाइविंग कॉस्ट आजकल जो निकाल दिया उन्होंने, 37 रुपए का, 27 रुपए का, 19 रुपए का रिचार्ज करा के चलाओ वरना आपका नंबर बंद कर देंगे, वरना मुझे वो चलाना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से तो भाई हमारी कॉस्ट ज़्यादा आने लग गई पहले के कंपैरिजन में। हाँ, उन लोगों का बहुत बेनिफिट हुआ जिनके घर में वाईफाई नहीं है, जो कि फ़ोन पे इंटरनेट यूज़ करते हैं, जिनको अंधी कॉल्स करनी होती है, जिनको अपनी गर्लफ्रेंड से रात रात भर लगे रहना होता है, उनका बहुत बेनिफिट हुआ। पर मेरे हिसाब से मेरा तो लॉस ही होता है। अगली खबर है गोल्ड के प्राइस की, जो कि 47,900 तक पहुंच गया, जो कि ऑल टाइम हाई है इंडिया के अंदर। अब गोल्ड सबसे सेफेस्ट ऑप्शन लगता है लोगों को अगर मार्केट के ऊपर कुछ डाउनफॉल होता है। साथ में बैंक ऑफ अमेरिका और नॉर्मा होल्डिंग्स ने कहा है कि इंडिया की जीडीपी भाई अभी घटेगी। ये जो पैकेज निकाला गया है इसकी वजह से कुछ ज़्यादा रिलीफ नहीं मिलने वाली। बहुत टाइम से मुझे लोग बोल रहे थे इस पैकेज के बारे में बताओ, मैं बता रहा हूँ। मेरे को अलग से वीडियो बनाने का मन था, मैं रुका हुआ था, मैंने कहा पहले सारा पैकेज निकलने दो उसके बाद बताऊंगा, पर कुछ बताने लायक नहीं है तो मैं न्यूज़ के अंदर ही कवर कर लेता हूँ पूरे के पूरे को।
तो मैंने क्विक नोट्स बना रखे क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा। सबसे पहले 5 दिन के अंदर बताया गया। पहले दिन के अंदर बात करी गई तकरीबन 6 लाख करोड़ की, जिसके अंदर एमएसएमई के बारे में इंपॉर्टेंट चीज कही गई, जहां पे उनको 3 लाख करोड़ तक का कोलेटरल फ्री लोन मिल रहा है। लोन मिल रहा है, पैसे नहीं मिल रहे हैं, लोन मिल रहा है उनको। इतने रुपए तक का लोन मिल सकता है बिना कोई सिक्योरिटी के, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां बंद होने के कगार पे आ जाएगी, तो अब उनको लोन मिल जाएगा। साथ में जो पावर सप्लाई वाली कंपनीज थी, जो पावर डिस्ट्रीब्यूट करती थी, उनको 90,000 करोड़ रुपया मिल रहा है। अब वो पैसा क्यों मिल रहा है? क्योंकि वो लॉस के अंदर रह रहे थे, बहुत सारे लोग उनको पैसा नहीं दे रहे थे, वो आगे पैसा नहीं दे पा रहे थे, तो उनको पैसा मिल रहा है, अब वो भी लोन है। साथ में एमएसएमई की नई डेफिनेशन करी गई है। 200 करोड़ तक के जितने भी गवर्नमेंट टेंडर्स होंगे वो डोमेस्टिक कंपनियां ही भरेगी। रूल रहेगा बाहर की कोई कंपनी उसको नहीं भर सकती। रियल एस्टेट कंपनीज को 6 महीने का रिलीफ दिया गया है। जो प्रोजेक्ट्स थे वो 6 महीने आप डिले कर सकते हो। साथ में कहा जा रहा है 3 महीने और भी डिले कर सकते हो। केपीएमजी का कहना है $1 ट्रिलियन का लॉस होगा रियल एस्टेट सेक्टर को इस वायरस के चक्कर में, और 6 महीने का डिले किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। मेरे हिसाब से कुछ रिलीफ पैकेज देना चाहिए था। रिलीफ पैकेज का मतलब पैसे देने चाहिए थे, यहां पे सिर्फ लोन की बातें हुई है। दूसरे दिन किसान के बारे में बात करी गई और वो बहुत अच्छा रहा। तकरीबन 3 लाख करोड़ के पैकेज की बात करी गई, जिसमें से तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपए ही किसान क्रेडिट में दिए गए। क्रेडिट का मतलब अगेन लोन है, पैसा कुछ नहीं मिला है, आप लोन ले सकते हो जिसको आपको बाद में रीपे करना पड़ेगा। माइग्रेंट्स के खाने के बारे में बात करी गई। 1 नेशन 1 राशन कार्ड के बारे में बात करी गई। मतलब अगर आपका राशन कार्ड दिल्ली के अंदर बना हुआ है और आप बिहार में वही कार्ड लेके जाते हो तो आपका चलेगा, आप हर जगह पे उसी राशन कार्ड को लेके जा सकते हो, हर स्टेट का अलग नहीं बनाना पड़ेगा। तो अगेन माइग्रेंट वर्कर्स को ज़्यादा हेल्प होगी। तो देखा जाए तो ये वाला जो सेकेंड दिन था ये पुअर पीपल्स के लिए ज़्यादा था, मतलब किसानों के लिए और जो माइग्रेंट वर्कर्स थे उनके लिए ज्यादा फोकस किया गया। तीसरे दिन 1.5 लाख करोड़ का पैकेज के बारे में बात करेगी, जिसके अंदर 1 लाख एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए था, जो कि एग्रीकल्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के अंदर हम हेल्प करेंगे। बचे हुए पैसे फिशरी, हर्बल कल्टीवेशन, एनिमल हस्बेंड्री उसके अंदर देने की बात करी गई है। चौथे और 5वें दिन 48,000 करोड़ की बात करी गई, जिसके अंदर 40,000 करोड़ रुपया मनरेगा के अंदर जाने वाला है। मतलब जो माइग्रेंट वर्कर्स थे, जितने भी लेबर थे, वो बेचारे गांव गए हैं, अब उनके पास पैसा नहीं है सर्वाइव करने के लिए, तो मनरेगा उनकी हेल्प करेगी। 40,000 करोड़ रुपए वहीं चला गया। 8,000 करोड़ रुपए जो है वो गवर्नमेंट सोशल जो हॉस्पिटल्स होते हैं इन सबको बनाने के ऊपर लगाएगी, प्राइवेट कंपनीज की हेल्प करेगी। बेसिकली पहले 20% देती थी, अब वो 30% देगी, जो कि कुछ भी नहीं है भाई। सिचुएशन अभी एडवर्स हो सकती है और बढ़ सकती है, हमारी तैयारियां उतनी अच्छी नहीं है। गवर्नमेंट को इसके ऊपर ज़्यादा खर्च करना चाहिए था, पर इसके ऊपर ज़्यादा खर्च ही नहीं हो रहा है। लोग एक्सपेक्ट करके बैठे थे कि भाई हमारे अकाउंट के अंदर सीधा पैसा आएगा, पर नहीं आया। गरीबों के लिए बहुत हेल्पफुल हुआ है, पर देखो फंसा पता है कौन है? मेरे हिसाब से, आप बताना कि मेरी बात से एग्री करते हो या फिर नहीं करते। अमीर बंदे के पास पैसा था, ठीक है, अगर कुछ हो गया लॉकडाउन वॉकडाउन अपने एम्प्लॉयज़ को निकालेगा, उसके पास सर्वाइविंग के लिए पैसा है, कोई दिक्कत नहीं है उसको ऐसा कुछ होने वाली। गरीब बंदे के पास पैसा नहीं था, उसके लिए खाने पीने का गवर्नमेंट ने जुगाड़ किया, कुछ किया, उतना नहीं किया पर कुछ किया। साथ में वो लोगों से मांग सकता था, साथ में मनरेगा जैसी स्कीम्स है। मिडिल क्लास बेचारा फंस गया, जिसको बहुत बड़ी बड़ी EMIs देनी है, जिसके खर्चे बंधे हुए थे कि मुझे ये खर्चा तो करना ही है, मुझे यहाँ तो पैसा देना ही है, बच्चों की महंगी महंगी फीसें तो देनी है, उस बेचारे की नौकरी भी चली गई है, अब वो क्या करेगा? उनको कुछ रिलीफ नहीं मिली है मेरे हिसाब से। तो मैं पर्सनली सेटिस्फाइड नहीं हूँ। अब जो मुझे भक्त बोलते थे, अब मत बोलना भाई अब तू भक्त का एंटी भक्त हो गया, पर मैं तो भाई हमेशा सही के साथ रहता हूँ। मेरे हिसाब से मिडिल क्लास को कुछ मिलना चाहिए था, बेचारे मिडिल क्लास को कुछ नहीं मिला, इससे मिडिल क्लास फंस के रह गया। हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर कहती है कि MSME को 6.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास अभी लोन मिल भी चुका है इस पीरियड के अंदर, वायरस वाले के अंदर उनको सर्वाइव करने के लिए। तो क्या ये चीज़ पैकेज में इंक्लूडेड थी या फिर नहीं थी? अब ये देखा जाए तो मेजरली जो दिया गया है वो सारा का सारा लोन की फॉर्म में दिया गया है, डायरेक्टली पैसा कुछ नहीं दिया गया। गवर्नमेंट खर्चा नहीं कर रही है, मनरेगा के अंदर जा रहा है या फिर छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर जा रहा है, जो कि कहा जा रहा है कि 1% है हमारी GDP का तकरीबन। बात हो रही थी हम अपनी GDP का 10% का पैकेज दे रहे हैं, पूरी दुनिया पागल हो गई थी, हर जगह पे हम हाईलाइट में थे। मेरे को कितने लोगों ने फ़ोन करके पूछा कि भाई इस पे वीडियो बना, पर कुछ है ही नहीं। कुछ पहले तो इतना कॉम्प्लेक्स तरीके से उसने सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रखा है, और उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें डिक्लेयर नहीं करी कि इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें हवाबाजी करी गई है। तो मैं तो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ उससे। गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि इंडिया की जो GDP है पहले क्वार्टर के अंदर 45% तक घट जाएगी, 45% तक। मतलब
जो अगर पैकेज मिलता भी है ना उससे कुछ नहीं होगा। ये लॉन्ग टर्म रिलीफ पैकेजेस है यार। लोन देने से क्या होगा ये बताओ मुझे। लोन देने से जो कंपनी लॉस में चल रही थी उससे क्या हो जाएगा? पैसा आ जाएगा, ठीक है, लोन रिपे करना शुरू कर देगा, वो माल बनाना शुरू कर देगा। क्या माल बनाने से लोग खरीदने लग जाएंगे? जितने लोगों की नौकरी जा रही है उससे कुछ हो पाएगा? मेरे हिसाब से एक रिवर्स चेन रिएक्शन शुरू करना गवर्नमेंट के लिए भी बहुत मुश्किल है। मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूं तो मुझे नहीं पता कि किस तरीके से गवर्नमेंट हैंडल कर सकती है इसको, पर मेरे हिसाब से मैं सोच भी नहीं पा रहा हूं, मतलब मेरा जितना छोटा सा दिमाग है मैं अपने दिमाग से सोच नहीं पा रहा हूं कि गवर्नमेंट इस सिचुएशन को टैकल करे तो करे कैसे। पर कुछ तो कर सकती थी, पैसे की फॉर्म में दे सकती थी। अब कई लोग कहेंगे कि भाई पैसा दे देती लोगों को डायरेक्टली। अगर पैसा डायरेक्टली दे देती तो मैंने आपको कुछ टाइम पहले न्यूज़ के अंदर बताया था कि अगर गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा पैसा दिया और हमारा फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा बढ़ा तो हमारी रेटिंग खराब हो जाएगी। जैसे क्रेडिट रेटिंग होती है ना आप लोगों की, वैसे ही गवर्नमेंट की भी क्रेडिट रेटिंग है। अगर हमारी क्रेडिट रेटिंग खराब होती है तो हमको लोन आसानी से नहीं मिलता। गवर्नमेंट की क्रेडिट रेटिंग खराब होने लग गई तो गवर्नमेंट का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इस चक्कर में उन्होंने ज़्यादा नहीं निकाला। ये पहले इसके चक्कर में लॉकडाउन वॉकडाउन के चक्कर में गवर्नमेंट के पास खर्चा बहुत हुआ। गवर्नमेंट ने स्मार्टली प्ले किया, तेल के प्राइसेस से थोड़ा प्रॉफिट निकाल लिया, ये जो प्राइस घटे थे ऑयल के वहाँ से खींच लिया, कुछ कुछ करके उन्होंने कहीं ना कहीं से अपने आप को रिवाइव करने की कोशिश करी। और साथ में उन्होंने 1% का पैकेज दे दिया। लोगों को लगने लग गया ओ 20 लाख करोड़ मिल रहा है, 1 लाख करोड़ ही रहा है, बाकी सब लोन की फॉर्म में मिल रहा है जो कि बाद में चुकाना है। नास्कॉम का ऐसा कहना है जो 70% इंडियन स्टार्टअप्स है उनके पास 3 महीने का ही कैश पड़ा है। अगर 3 महीने तक कुछ नहीं हुआ तो बर्बाद हो जाएंगे। क्या लोन ले लेंगे? लोन लेने से प्रॉफिटेबल आने शुरू हो जाएगी। ज़्यादातर स्टार्टअप्स तो लॉस में ही चलती है स्टार्टिंग में, और फंडिंग मिलनी नहीं है। सबको पता ही है कि भाई वीवर्क के फेलियर के बाद में अभी रिसेंटली सॉफ्ट बैंक ने लॉस रिपोर्ट किया। लॉस रिपोर्ट करने के बाद में जो जैक मा थे उन्होंने उनकी कमेटी छोड़ दी, और ये इतने सालों के बाद उन्होंने छोड़ी। क्यों छोड़ी? क्योंकि उन्होंने 37 सालों में पहली बार लॉस रिपोर्ट किया था। अब लॉस रिपोर्ट अगर इतनी बड़ी कंपनी कर रही है जो कि फंडिंग देती थी स्टार्टअप्स को, क्या स्टार्टअप्स को उतनी आसानी से फंडिंग मिल पाएगी? साथ में रिपोर्ट ऐसी भी है कि $16 बिलियन इन्वेस्टर्स ने बाहर निकाल लिए इंडिया से वायरस वाले सीन के अंदर। ये जो अभी लॉकडाउन चल रहा था उसके अंदर, मतलब $16 बिलियन तो हमारे यहाँ से चला गया पहले। तो मेरे हिसाब से अभी ये जो लॉकडाउन खुला है ना, हम सब खुशियां मना रहे हैं ना, मेरे हिसाब से इससे कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला। बहुत बुरी सिचुएशन अभी आने वाली है। मैं कुछ नेगेटिव बातें नहीं कर रहा, पर मेरा आप लोगों को एक मैसेज है कि यार प्लीज सेफ रहो, और जितना एक्सपेंसेस कम कर सकते हो उतने कम एक्सपेंसेस करो। वेले खर्चे खत्म कर दो। मेरा भी प्लान था बहुत कुछ लेने का, मेरे पास सेविंग है, फिर भी मैंने ड्रॉप कर दिया कि मैं नहीं ले रहा। भाई मुझे पता है कि क्या पता आने वाले फ्यूचर में कब तक ये बुरी सिचुएशन चले। अगली खबर है टाटा और पेप्सिको के अंदर। नरिश्को बेवरेजेस के अंदर इनकी 50-50% की पार्टनरशिप थी। अब वो 29 करोड़ रुपीस का टाटा उसका स्टेक ले रहा है। अब क्यों ले रहा है? उनका कहना है कि हम भी इसी सेक्टर में घुसने वाले हैं जहां पे हम भी अपनी ड्रिंक्स निकालेंगे और हम भी ये चीज़ें निकालेंगे, चिप्स वगैरह। तो मेरे हिसाब से इंडिया के अंदर इस चीज़ की मार्केट है और आने वाले टाइम में भी मार्केट रहने वाली है। चाहे बंदे के पास पैसा ना हो, दारू पीनी है उसको, और जो दारू नहीं पीता उसको चिप्स खाने हैं, कोल्ड ड्रिंक पीनी है, चॉकलेट खानी है। ये पता नहीं, लोगों को कंट्रोल ही नहीं होता इन चीज़ों का। अगली खबर है नास्डैक की। नास्डैक का कहना है कि भाई हम चाइनीज़ कंपनी को वहाँ पे आईपीओ निकालने के लिए रिस्ट्रिक्ट करेंगे। यूएस के अंदर जो आईपीओ निकालेंगे उसके लिए उनके लिए बहुत सारे लॉज बना देंगे ताकि उनको आईपीओ निकालने में थोड़ी मुश्किल आए, क्योंकि भाई इस टाइम चाइना ही मजे के अंदर है, बाकी सारे देश रो रहे हैं। कैलिफोर्निया गवर्नमेंट ने स्पेस एक्स की, एलॉन मस्क की जो कंपनी है उसकी $6.5 लाख के आसपास की सब्सिडी को रोक दिया है। इससे पहले जो एलॉन मस्क थे उन्होंने कहा था कि मैं कैलिफोर्निया छोड़ के निकल जाऊंगा अगर मेरी फैक्ट्री को खोला गया। टेस्ला के ऊपर उन्होंने बोला था, तो शायद हो सकता है गवर्नमेंट ने उसी का बदला लिया उनसे। साथ में एलॉन मस्क का कहना है कि 1 जुलाई से जो उनकी कंप्लीट सेल्फ ड्राइविंग वाला जो सिस्टम है वो $1000 महंगा हो जाएगा। अब $1000, उनका ऐसा कहना है कि हमारी टेक्नोलॉजी में बहुत कॉस्ट आ रही है, इस चक्कर में हम रेट बढ़ा रहे हैं। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी हो सकती है कि अब खबरें आएगी, क्योंकि इस टाइम लोग शायद खर्चा नहीं करेंगे, पर अब लोगों को लगेगा यार अब आने वाले टाइम में महंगी हो जाएगी, अभी ले लेते हैं, अभी ले लेते हैं। अगली खबर है पेटीएम की। पेटीएम ने अपने एम्प्लॉयज़ को कहा है कि प्लीज़ जो आपको लीव्स मिलती है आप उसको छोड़ दो। हर एक एम्प्लॉय को कुछ स्पेसिफिक लीव्स मिलती है, दिवाली की छुट्टी, सिक लीव, मेडिकल लीव, ये फलाना ढमकाना लीव। तो वो कह रहे हैं प्लीज़ इसको छोड़ दो, अगर आप इसको छोड़ दोगे तो अपने को कुछ बेनिफिट हो जाएगा। अगली खबर है डिज्नी के जो स्ट्रीमिंग चीफ थे वो अब टिकटॉक के सीईओ बन गए हैं। आगे कुछ बोलने वाली बात ही नहीं है, सबको पता है टिकटॉक का क्या हाल चल रहा है। वो आए हैं और उसके बाद में टिकटॉक का इंडिया में तो बैंड बाजा गोल हो चुका है।
अगली खबर है वीवर्क की जो वैल्यूएशन है वो 2.9 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। अगर मैं पिछले साल जनवरी की बात करके चलूं तो भाई वीवर्क बहुत मजे के अंदर था। 47 बिलियन डॉलर की उसकी वैल्यूएशन थी। उसके बाद उन्होंने अपना आईपीओ निकाला। आईपीओ के बाद में 8 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन आ गई। उसके बाद में जो इनके सीईओ थे उन्होंने केस करना चाहा वीवर्क के ऊपर कि आपने वो 3 बिलियन डॉलर का बाय आउट लेना था मेरे शेयर का, पर आपने वो नहीं लिया। अब इसके चक्कर में हाल देख ही लो 2.8 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। जितने का बाय आउट था उससे भी नीचे रेट पहुंच गया, क्योंकि वायरस जो चल रहा है ना, वायरस के चक्कर में वीवर्क तो चल ही नहीं रहा ना। कोवर्किंग स्पेस ही तो था, होटल कोवर्किंग स्पेस, ये सारी इंडस्ट्री गई है। पहले इनका इतना बुरा हाल था, इसके चक्कर में और ज्यादा बुरा हाल हो गया। वीवर्क के 500 इंप्लॉइज है इंडिया के अंदर, जिसमें 100 इंप्लॉइज उन्होंने निकाल दिए। स्विगी ने भी 1100 इंप्लॉइज निकाले हैं और उनके सीईओ का कहना है कि हमको आज बहुत बुरा लग रहा है अपने इंप्लॉइज को निकालने के ऊपर। उबर ने भी 3000 इंप्लॉइज को निकाल दिया। ओला ने भी 1400 इंप्लॉइज को निकाल दिया। उनका ऐसा कहना है कि हमारा जो रेवेन्यू है वो 95% तक घट गया, मतलब 5% पे ऑपरेट कर रहा है। कहां से पैसा कमाएंगे बेचारे? अगर पैसा नहीं कमाएंगे तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। स्विगी और जोमेटो झारखंड के अंदर दारू डिलीवर कर सकते हैं, गवर्नमेंट ने कहा है। अब वो दुकान पे भी मिलेगी और साथ में घर के ऊपर होम डिलीवरी के ऊपर भी मिलेगी। तो इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग और आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।